मुरीदके में हुए इंसिडेंट के बाद टीएलपी के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन सामने आ रहा है। टीएलपी से रिलेटेड जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है, उन सबको जेलों में डाला जा रहा है और 5000 के करीब जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो टीएलपी की जितनी भी लीडरशिप है, अब रेड्स उनके घर पर कंडक्ट की जा रही हैं, उनके घरों पर छापे मार रहे हैं और जितनी भी चीज़ें उनसे बरामद की जा रही हैं, जैसे साद रिजवी के घर से उन्हें 2 किलो सोना मिला जी, कोई फॉरेन करेंसी मिली, कुछ घड़ियाँ सामने आई। ये सर तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी सर, काफ़ी महंगी महंगी घड़ियाँ और सर जो नजराने वगैरह ने दिए गए हैं वो तमाम है सर। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक बड़ा मौक़िफ़ है कि ये चीज़ें टीएलपी के घरों पर या एक मौलवी के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौलवी जो होता है वो गरीब होता है। तो इनके पास ये चीज़ें कहाँ से आई? तो ये शायद मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरी तरह की चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए टीएलपी से रिलेटेड जितने भी बैंक अकाउंट्स थे, 95 के करीब बैंक अकाउंट्स थे, उनको भी सील कर दिया गया है। और उसके अलावा जो टीएलपी के जितने भी फाइनेंसर थे, 3800 के करीब ऐसे लोग बताए गए जो टीएलपी को फंड किया करते थे पिछले कई सालों के अंदर। गवर्नमेंट पिछले कई टाइम से साफ है, उनका ये कहना है कि टीएलपी जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक टेरर ग्रुप है। तो इसके ऊपर एक मुकम्मल बैन वो लगा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी को दहशतगर्द और इंतहा पसंद जमात करार देकर पाबंदी लगाने की मंजूरी देते हुए सिफारिशात अब साथ में गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि टीएलपी जो है वो हमेशा से नफरत अंगेज एक पॉलिटिक्स करती है, एक ऐसी पॉलिटिक्स करती है जिसके अंदर लोगों के अंदर हेटरेट बढ़ता है और इस्लाम की गलत डेफिनेशन जो है वो लोगों को समझ आती है, जिसकी वजह ये वो जंगी लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। ये मैंने सामने रखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब आप नहीं जानते। वो कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इस्राइल की जानिब चल रहे होंगे। हमने ये उस निस्बत से रखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत से रखा है, हमने मोहम्मद बिन कासिम की निस्बत से रखा है, उम्मत के सबसे बड़े दलेर खालिद बिन वलीद की निस्बत से रखा है। हम अपना नजरिया बयान कर रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है। डेफिनेशन जो है वो लोगों को समझ आती है, जिसकी वजह जो लोग हैं वो बाद में अग्रेसिव हो जाते हैं और पॉलिटिशियंस के मुंह पर जूते तक जड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो टीएलपी के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट पहले तो एक बड़ा क्रैकडाउन करे, प्रोटेस्टर को मारे मुरीदके के अंदर और उसके बाद एफआईआर काटी जाए, उन्हीं प्रोटेस्टर को जेलों में डाला जाए और उसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो है वो बैन तक लगा दिया जाए। साथ में जो टीएलपी के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ये पिछले कई टाइम से एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, इसकी कोई ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है पब्लिक के अंदर और पब्लिक इसे पसंद भी नहीं करती। तो इसलिए ये पिछले कई टाइम से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर कि देखो हमने ट्रंप के साथ रिलेशन बिल्ड किए, हमने चाइना के साथ रिलेशन बिल्ड कर लिए हैं, हमने सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया है और हमने फलस्तीन का इशू जो है वो भी सॉल्व कर दिया है। लेकिन जब टीएलपी ने ये कड़वा सच सामने रखा कि जो फलस्तीन का जो इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक वहां पर लोगों की जानें ली जा रही हैं और ये जो पीस डील भी की जा रही थी वो भी गलत। तो जब टीएलपी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने टीएलपी के सपोर्टर्स और उनके वर्कर्स के ऊपर ही एक बड़ा क्रैकडाउन कर दिया है। साथ में उनका ये भी कहना है कि टीएलपी को बैन करने का मतलब ये है कि पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है वो अब पंजाब के अंदर पूरा कंट्रोल अब दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह ये है कि पंजाब एक टाइम पर पीएमएलएन के कंट्रोल में रहा करता था और एक टाइम पर पंजाब जो है वो पीएमएलएन का गढ़ समझा जाता था। लेकिन 2018 में जब टीएलपी पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आई तो उससे हुआ ये कि पंजाब के अंदर जो वोटर था वो पूरी तरह से शेयर हो गया पीएमएलएन और टीएलपी के दरमियान, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर जो पीएमएलएन की जो एक पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई और उसकी वजह से पीएमएलएन को एक बड़ी हार का भी सामना करना पड़ा था 2018 के अंदर। और यही चीज हमें 2024 के इलेक्शन में भी देखने को मिली जब टीएलपी ने 25 लाख के करीब जो वोट है वो पंजाब से ही हासिल किया। टीएलपी के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि पीएमएलएन को अपना गढ़ दोबारा से बनाना है तो उसे टीएलपी को साइडलाइन करना ही था। तो इसलिए अब टीएलपी को एक टेररिस्ट जमात डिक्लेयर करके साइडलाइन किया जा रहा है और पंजाब की पॉलिटिक्स पर पिछले कई टाइम से कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस टाइम पर पीएमएलएन के जो पूरा फोकस है वो पंजाब के ऊपर ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या टीएलपी के ऊपर बैन लगना भी चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी हो या टेरर ग्रुप हो उसके ऊपर बैन लगना कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीएलपी क्या है, टीएलपी क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर एक टेरर ग्रुप है जिसके ऊपर बैन लग जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अब टीएलपी की पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा से क्रिटिसिज्म तो चलता ही रहता है। इनकी जो अग्रेसिव स्पीचेस होती हैं, जो एक वायलेंट से इनके प्रोटेस्ट होते हैं, उनकी वजह से इस पार्टी को हमेशा से क्रिटिसिज्म का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन रिसेंटली जो इनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, जो बैन लगाए जा रहे हैं, वो मुरीदके में हुए इंसिडेंट के बाद ही
ये चीजें सामने आई हैं। अब मुरीदके में असल में हुआ क्या था, जरा बैकग्राउंड से हम चीजों को समझते हैं। ये चीजें स्टार्ट होती हैं गजा से, फलस्तीन से, और वहां पर हुआ ये कि ट्रंप ने कहा कि वहां पर एक पीस प्लान उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है। अब ये पीस प्लान जो था, इसको मुस्लिम जो कंट्रीज थी वो भी जाकर साइन कर आई थी, और उनका भी कहना था कि ये पीस प्लान अच्छा है, बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आकर तो खुशियां मनाई गई कि इससे अच्छा पीस प्लान नहीं हो सकता, इससे बड़ी चीजें नहीं हो सकती। अब जब पीस प्लान सामने आया तो पता चला कि ये ऐसे लग रहा है कि पूरा जो गजा है, जो फलस्तीन है, वो पूरी तरह से इसराइल को बेच दिया गया या फिर उसे दे दिया गया है। बाद में गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलना स्टार्ट हो गई, और लोगों ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यहूदी एजेंट या ये चीजें कहना स्टार्ट कर दी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, ये वो वाला प्लान नहीं है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, वो दूसरा प्लान था। सितंबर को ट्रंप जो है वो नया एक प्लान 20 पॉइंट का लोगों के सामने रखते हैं। ये जो प्लान था इसे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी थी, उन्होंने कहा ये वाला वो प्लान था, एंड हमास को भी ये प्लान एक्सेप्ट करना पड़ गया। वो इस वजह से क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर चुकी और हमास के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उन्होंने इस पीस प्लान को मान लिया। लेकिन ये सब लोग जानते थे कि ये पीस प्लान चलने वाला नहीं है। वजह ये है कि पीस प्लान कौन लेकर आ रहा है, पीस प्लान लेकर आ रहे हैं ट्रंप साहब लेकर आ रहे हैं, और नेतन्याहू लेकर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 70,000 लोगों को कत्ल कर चुके हैं, ये वही लोग हैं जो एक बड़ा जेनोसाइड कमिट कर चुके हैं, ये होलोकास्ट एक बड़ा कमिट कर चुके हैं, और इन लोगों के अंदर इतनी कोई मतलब कि आप इंसानियत तो है नहीं। जैसे ट्रंप अपनी स्पीच में कह रहे थे कि मेरे पास तो वो वेपन्स भी नेतन्याहू मुझसे मांग रहा था, बीबी मांग रहा था, जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे या मुझे पता भी नहीं था। मतलब इस तरह का घटिया आदमी अब वो एक पीस प्लान लेकर आ रहा है। ये पीस प्लान को सबको एतराज था, और टीएलपी को भी इस पर एतराज था कि ये कोई पीस प्लान है नहीं, असल में बाद में वही होगा जो यहूदी यहाँ पर चाहेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम एक ये जो गवर्नमेंट जो मौकफ पेश कर रही है, हम उसके खिलाफ चलेंगे, और हम जो है वो फलस्तीनी में असल में एक सॉलिडारिटी दिखाएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेशक तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है उसके लिए हम तुम्हारे साथ एक यकजहती, एक सॉलिडारिटी करेंगे। अब इसलिए टीएलपी जो है वो एक गजा मार्च ऑर्गेनाइज कर रही थी, जिसे अल अक्सा गजा मार्च कहा जा रहा था। अब ये जो मार्च था ये 10 अक्टूबर को किया जाना था, जुम्मे की नमाज के बाद ये मार्च स्टार्ट होना था। अब कहा यह जा रहा था कि ये मार्च होगा इस्लामाबाद के अंदर जो रेड जोन एरिया है, यूएस एम्बेसी के बाहर ये मार्च किया जाएगा। अब यूएस एम्बेसी का जो एरिया है ना, वो रेड जोन एरिया के अंदर आता है। वहां पर और कंट्रीज की भी एम्बेसीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया की है, चाइना की है, और दूसरी कंट्रीज की भी एम्बेसीज यहीं पर पाई जाती हैं। तो ये एक रेड जोन एरिया है। अब यहाँ पर ना गवर्नमेंट का यही होता है कि कोई आम पाकिस्तानी यहाँ पर ना जाए, क्योंकि वो नापाक होते हैं और पाक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। और टीएलपी तो कह रही थी कि हम वहां पर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, वहां पर मार्च करेंगे, और इनका भी कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी टीएलपी का। टीएलपी का सिर्फ यही कहना था कि हम सिर्फ यूएस एम्बेसी के बाहर जाएंगे और वहां पर एक प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि प्रोटेस्टर्स का काम होता है। तो इसलिए इन्होंने एक प्रोटेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन 10 अक्टूबर को ये प्रोटेस्ट होना था, स्टार्ट होना था, और लेकिन 10 अक्टूबर से 2 दिन पहले ही 8 अक्टूबर को ही टीएलपी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक बड़ी रेड कंडक्ट की जाती है। अब इस रेड के अंदर जो है कई लोग जख्मी हो जाते हैं। पुलिस का ये जो है रेड थी, उस टाइम पर तो ये क्लेम किया जाता है लोगों को पर गोलियां तक चलाई गई हैं, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई भी ऐसी फुटेज मौजूद नहीं है जिसका मैं दावा कर सकूं। अब इससे बाद हुआ ये कि 10 अक्टूबर को टीएलपी ने जो है वो एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो अटैक हुआ था ना, इसके ऊपर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि ये इस अटैक के जरिए टीएलपी को ना पहले से जख्मी करने की कोशिश की गई है, ताकि टीएलपी जो है वो अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो अग्रेसिव हो जाती है, तो उसको पहले से जख्मी कर दिया गया ताकि ये बाद में जो है ना वो पूरे शेर की तरह दहाड़ने लगे, और जब ये प्रोटेस्ट करेगी तो इनको एक मौका मिल जाएगा इनको मारने का। अब बाद में 10 अक्टूबर को ये जुमे की नमाज के बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, हाईवे से वहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। 18 अक्टूबर की रात को ये मुरीदके के आसपास पहुंचते हैं, ठीक है। अब पहले जो पुलिस ने छोटे मोटे जो कंटेनर वगैरह लगाए हुए थे, जो ऑब्स्टेकल्स खड़ी की थी, उसे तो टीएलपी ने तय कर लिया था, लेकिन मुरीदके के अंदर जाकर फुल ऑफ आगे से ना कंटेनर्स लगाए गए थे, फुल ऑफ बंद कर दिया गया था, और हर जगह पर वहां पर पुलिस के छोटे छोटे ग्रुप्स वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद 13 या 12 अक्टूबर की रात को टीएलपी और प्रोटेस्टर्स के दरमियान एक बड़ा क्लैश सामने आता है। अब ये जो क्लैश था, इतना बड़ा क्लैश सामने आया कि बहुत सारी फुटेजेस सामने आने लगी, बहुत सारी क्लैशेस सामने आने लगी। अब इन फुटेजेस में कई जगह पर जो प्रोटेस्टर्स थे वो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे थे, और कई जगह पर जो पुलिस वाले थे वो प्रोटेस्टर्स को मार रहे थे। अब इस तरह की एक फुटेज सामने आई जहां पर जो टीएलपी का जो पूरा वो था कंटेनर था, उसे आग लगा दी गई है। एक बंकर सामने आता है जिसके नीचे आम जो टीएलपी के सपोर्टर्स थे उनको रौंदा जा रहा है। दो बंदे थले देते, दो बंदे
दूसरी तरफ एक फुटेज भी सामने आई थी जहां पर साद रिजवी की जो लास्ट लाइन सामने आई थी स्पीच से, इस ग्राउंड से, वो ये सामने आई थी कि खुदा और उसके रसूल के लिए हमारे ऊपर गोलियां मत चलाओ। जिसके बाद ये सामने आ रहा था कि भाई वहां पर गोलियां तक जो है मुरीदके के अंदर चलाई जा रही हैं। ये और उनसे क्या तो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूल। अब मुरीदके में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये बात ज्यादातर हमें कवर ही नहीं हो सकी, उस वजह से क्योंकि वहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से कवर ही नहीं किया, बल्कि कवर करने को उनको अलाउ ही नहीं किया गया कि वो इस तरह की कोई चीज रिपोर्टिंग कर सकें। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवाल थे। सवाल ये थे कि कितने प्रोटेस्टर्स मारे गए, फिर सवाल ये था कि प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट किसने किए, क्या पहले से प्रोटेस्टर से वो चीजें तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस ने उनको रोकने के लिए उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, या फिर पुलिस ने ही पहले से क्रैकडाउन किया। ये चीजें सामने अब ये चीजें कुछ हद तक सामने आई जब पुलिस के जो स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को, तो वहां पर कुछ चीजें डिस्क्लोज हुई। अब इस इंटरव्यू के अंदर शाहजेब खानजादा ने ये पूछा, टीएलपी के सपोर्टर्स तो ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट पूरी तरह से पीसफुल थे और जब हम मुरीदके के अंदर पहुंचे तो तब तक तो हमारे और पुलिस के दरमियान एक नेगोशिएशन चल रही थी, डायलॉग चल रहा था, बातचीत चल रही थी, लेकिन पुलिस ने बातचीत रोककर हम पर एक बड़ा क्रैकडाउन कर दिया और ये क्रैकडाउन रात के 2 बजे हमारे ऊपर किया गया। हुकूमत की तरफ से गायब हो गए, मुरीदके में हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया, लाहौर से मुरीदके तक हम बिल्कुल पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और फिर मुरीदके में हर तरफ से ब्लॉक करके हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया गया, वरना मुज़ाकरात भी हो रहे थे और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे। पुलिस के जो स्पोक्स पर्सन थे उनका ये कहना था कि नहीं, हाँ ये बात सच है कि हमारे नेगोशिएशन चल रही थी, हमारी बातचीत चल रही थी और हम टीएलपी के सपोर्टर्स को ये कह रहे थे कि तुम लोग जो मार्च कर रहे हो ये इस्लामाबाद मत लेके जाओ, ये जिद छोड़ दो और एक छोटा मोटा मार्च कर लो और चीजें कर लो। आप महदूद कर लें, आप लाहौर में हैं, यहाँ पे आपने कोई चीज टोकन, अगर वो जिस तरह रैलियां निकलती हैं फलस्तीन के हक में, आप वो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम तो इस्लामाबाद जाएंगे, हम अमेरिकन कॉन्सुलेट जाएंगे। अब साथ में उनका ये भी कहना था कि इनको मुरीदके के अंदर लंगर तक दिया गया था, जिससे ये चीजें साबित होती है कि जो मतलब प्रोटेस्ट थे मुरीदके तक वो जो है वो पूरी तरह से पीसफुली चल रहे थे, कोई ज्यादा वायलेंट नहीं हो रहे थे और पुलिस के दरमियान अगर नेगोशिएशन चल रही है तो उसका मतलब है प्रोटेस्ट पूरी तरह से पीसफुल ही थे। तो फिर वहां पर जो क्रैकडाउन हुआ है ये फिर पुलिस ने किया होगा, कि वैसे तो फिर वायलेंट नहीं हो सकता ना, जब प्रोटेस्टर पीसफुल हैं तो। और मुझे तो ये लगता है कि जब पुलिस ने ये कहा होगा कि भाई आप यहाँ पर जो मार्च है वो बड़ा मार्च मत करो, छोटा मार्च कर लो, तो प्रोटेस्टर ने कहा होगा नहीं हम करेंगे, तो पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया होगा कि भाई ये हमारी बात नहीं मान रहे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पुलिस का काम क्या ये बनता भी है उनसे ये सवाल करना कि तुम प्रोटेस्ट छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, क्योंकि पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। उनका काम ये नहीं है कि प्रोटेस्टर क्या कर रहे हैं, उनका काम ये है कि प्रोटेस्टर को ये देखना कि बस ये कोई चीज तोड़ फोड़ न करे और आराम सुकून से अगर वो पीसफुली को प्रोटेस्ट कर रहा है तो पुलिस का काम सिर्फ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही होता है। इसके बाद जो दूसरा सवाल शाहजेब खानजादा ने पूछा वो ये पूछा कि कितने प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। अब इसके ऊपर पुलिस का ये कहना था कि कोई ज्यादा लोग नहीं मारे गए, ये फजूल सी बात है, अगर मारे जाते किसी अस्पताल में कहीं डेड बॉडी है तो किसी अस्पताल से इतला आ जाती है, बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल्स हमें पहले मुतला करते हैं, 1122 वाले हमें बताते हैं कि जी यहाँ से हम कोई डेड बॉडी पहुंच। अब इस चीज को डिबंक किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले ही एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पीएमएलएन की ही गवर्नमेंट के अंदर, तो उनका ये कहना था कि ये गवर्नमेंट जो है वो जितने भी टीएलपी के सपोर्टर इस अटैक के अंदर शहीद हुए हैं उनके बारे में ये कह रही है, उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है और जितने भी लोगों की डेड बॉडीज है उनसे ले लेती है और कहती है कि तुम तब तक हम डेड बॉडीज आपको नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं हमसे वादा कर लेते, प्रॉमिस नहीं कर लेते कि भाई कि तुम लोग कोई रिपोर्ट नहीं कराओगे, कोई चीज सामने नहीं लाओगे। अपने इलाके के एक आदमी का जिक्र कर सकता हूँ, अशरफ अब्बासी उनका नाम है, तकरीबन 45 साल की उम्र थी, वो टीएलपी के कारकुन थे, वहाँ गए, गोली लगी, शहीद हो गए, उनकी मैयत लाहौर ले जाई गई, वहाँ से आके पंजाब पुलिस ने मैयत ले ली और कि नहीं ये हम नहीं देंगे, पहले आप पता नहीं हमें गारंटी देंगे, आप पर्चा नहीं दर्ज करेंगे, बहुत सी बातें उनके ख़ानदान को बोली गई। उसके बाद वो चूँकि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आगे फैमिली पर दबाव था कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आप तदफीन, हम आपको लाश नहीं देंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करेंगे, और तो उसमें 2 घंटे में आपको, बड़ी अजीब अजीब शराइत। यानी जब हुकूमत इस किस्म की सोच पे उतर आई, हुकूमत है, ये हुकूमत कर रही है, जब हुकूमत इस किस्म की सोच पे उतर आए कि आप लाश भी ना दें, उनके फ़ोटो भी मौजूद है, मैं उनको नहीं जानता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक ज़ाती नहीं है, लेकिन एक आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, शहीद हो गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जब रियासत किसी को शहीद कर देती है तो फिर रियासत के तो ख़त्म हो गई ना उसकी ताकत, वो तो आप गोली मारने में उतर आई है अपने शहरियों को,
लेकिन उसके बाद भी इस किस्म का अगर आप काम करेंगे तो कैसे आप, ये कौन सी सोच है, आप कैसे जवाबदेह होंगे इन बातों के? आखिर अगर आप यहाँ को पूछने वाला नहीं है, किसी दिन तो पूछा जाएगा ना। फीन के लिए भी लाश हवाले नहीं कर रहे, शराइत लगा रहे हैं, कौन कौन सी जमात पे पाबंदी लगाएंगे? मतलब इस तरह से इस प्रोटेस्ट के जो लोग मारे गए हैं उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर आप ये पूरा इंटरव्यू देखोगे तो पुलिस के जो स्पोक्स पर्सन है वो आपको पुलिस के स्पोक्स पर्सन से ज्यादा गवर्नमेंट के एक पपेट लगेंगे। वो इस तरह से कि आप ये पूरे स्पोर्ट के अंदर, पूरे क्रैकडाउन के अंदर मुरीद के से ज्यादा टीएलपी को खिलाफ एक क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, एक नफरत उनके अंदर देखने को मिलती है कि जी ये तो 2017 से ही प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, ये तो प्रोटेस्ट हमेशा से वायलेंट होते हैं, इनके पास कोई फॉरेन एजेंडा है, इनको कोई फंड करता है, ये सब चीजें वो कह रहे थे। सर ये 2016, 17 उसके बाद 20, 21 कौन सा एजेंडा था ऐसा जिसपे ये मुल्क में इंतशार फैलाया गया? या तक जवाब लें उनसे। ये सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पता नहीं मुल्क में तबाही है, और ये एजेंडा दुश्मन का हो सकता है, ये मुल्क में रहने वाले किसी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली किसी जमात का नहीं हो। अब ये सारी जो लाइंस है ना, ये जितनी भी आप स्क्रिप्ट पूरी देख रहे हो, ये सारी स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी उस्मा बुखारी के डेस्क के ऊपर, क्योंकि वो भी यही सेम लाइंस इस्तेमाल कर रही थी। और ये दोनों पुलिस और गवर्नमेंट जो है वो दोनों एक ही पेज पर सामने आ रहे थे टीएलपी के खिलाफ जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने में इनके। और टीएलपी के खिलाफ नैरेटिव बहुत सख्त बन भी गया। वो इस तरह से बन गया कि टीएलपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है, मतलब वहां पर कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो स्पोक्स पर्सन नहीं है जो आकर टीएलपी का मौकफ सामने दे सकते। और हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म है ना वो इस तरह से चलती है कि ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग होती नहीं है, तो हमारे यहाँ जो एंकर होता है वो सबके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनसे बिठाकर उनसे बात कर लेता है। जैसे एक टीएलपी का बिठा लेंगे, एक पीटीआई का बिठा लेंगे, एक नून लीग का बिठा लेंगे, तो इस तरह से बिठा के वो बातचीत हो जाती है, तो उससे वो एक नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, अब टीएलपी का क्योंकि कोई मौकफ देने वाला था ही नहीं, तो यहाँ पर जितने भी एंकर से उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया, गवर्नमेंट को बुलाया, और वो मिलकर एक ही नैरेटिव बिल्ड करते रहे। और वो टीएलपी के बाद बहुत सख्त नैरेटिव भी उन्होंने बिल्ड कर दिया। आप सोचे ना, एक एंकर, पहले एक पुलिस वाला आता है, वो आके आपको बताता है कि टीएलपी एक टेररिस्ट जमात है, दूसरी तरफ से आपको गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन आता है, वो भी आकर यही बात कहता है। अब 3-4 लोग जब आप सुनोगे तो उसके बाद आपके जहन में एक ख्याल तो पैदा हो ही जाएगा। ये बिल्कुल पुरअमन लोग नहीं है, ये पुरतशद्दुद एहतजाज में बिलीव करते हैं, सरकारी अमलाक को प्राइवेट। और इस दफा हुआ है, इस पे कार्रवाई उसी तरह होगी जैसे 9 मई पे हुई थी। मजहबी जमात के जो मजहबी तो नहीं, इंतहा पसंद जमात के, तो इसलिए इस तरह से ये नैरेटिव पैदा करना भी इनके लिए आसान हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है ना मुरीद का जो इंसिडेंट था उसको साइडलाइन किया गया और टीएलपी के खिलाफ जो है ना 4 नैरेटिव बिल्ड किए गए। सबसे पहला नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि टीएलपी जब भी कोई प्रोटेस्ट करती है उसके बाद जो होती है वो डिमांड्स नहीं होती। अब ये बात गवर्नमेंट कहे तो ये बात मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से प्रोटेस्टर्स के बारे में यही ख्याल रखती है कि कोई भी प्रोटेस्टर हो उसके पास कोई डिमांड होती नहीं है, वैसे ही प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करते हैं। ये हमेशा से दुनिया की हर गवर्नमेंट यही नैरेटिव इस्तेमाल करती है। अब इस तरह से एक नैरेटिव तो ये बिल्ड कर दिया गया कि ये बेवजह के लोग हैं और हमेशा से एक प्रोटेस्ट करते हैं जिसका कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, दूसरा नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि ये पुरतशद्दुद लोग हैं, मतलब जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं उसके अंदर एक वायलेंस होता है। और ये भी उन्होंने कहा जी 2017 से ही ये जब भी प्रोटेस्ट करते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं। अब टीएलपी के प्रोटेस्ट वायलेंट होने का रीजन भी इनके नैरेटिव ही है। वजह यह है कि टीएलपी बात करती है खत्म रसूल, नामूस रिसालत की, और ये दोनों इश्यूज इससे सेंसिटिव इश्यूज हैं, सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हैं। इसके ऊपर जब भी कोई बात करेगा वो चीजें वायलेंट ही हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर एक नुपुर शर्मा का केस सामने आया था। वो वहाँ की एक मिनिस्टर थी, उन्होंने रसूल सल्लम के बारे में ये कुछ कलिमात कहे थे कि जो के गुस्ताखी के जुमरे में आते थे। ठीक है, इसलिए वहां पर नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट अलग अलग एरियाज के अंदर स्टार्ट हो गए थे। प्रोटेस्ट बाद में इतने बढ़ गए थे कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो इंडिया के प्रोडक्ट्स थे उनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए बाद में नुपुर शर्मा को साइडलाइन करना पड़ा। वहां पर चीजों को रिजॉल्व करने के लिए नुपुर शर्मा को रिजाइन तक अपनी पोस्ट से करना पड़ गया था। क्या इंडिया के अंदर कोई टीएलपी है? नहीं है। तो फिर वहां पर चीजें वायलेंट क्यों हो गई? क्योंकि ये इश्यू इतना सेंसिटिव है कि इस पर चीजें वायलेंट हो ही जाती हैं। अब इसके अलावा जो तीसरा नैरेटिव टीएलपी के खिलाफ बिल्ड किया गया वो ये कि ये एक टेररिस्ट जमात है। टेररिस्ट जमात ऐसे डिक्लेयर कर दिया गया कि जी ये जब प्रोटेस्ट होते हैं तो पुलिस के ऊपर ये पत्थर मारते हैं, उन्हें जो है ईंटें मारते हैं, उन्हें और जो है डंडों से मारते हैं। अब प्रोटेस्टर्स जो होते हैं ना वो उनके पास यही चीजें होती हैं। ठीक है, फलस्तीनी भी जब इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं ना तो उनके पास पत्थर ही होते हैं। ठीक है, और वो टेररिस्ट नहीं होते जो पत्थर मारते हैं, वो प्रोटेस्टर्स ही होते हैं जो पत्थर मारते हैं। तो इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो पत्थर मारते हैं, वो ईंटें मारते हैं।
ठीक है। और असल में जो टेररिस्ट होते हैं ना, वो BLA जैसे होते हैं, जो आपको बम मारते हैं, जो आपको जो है आपके ऊपर फायरिंग करते हैं और आपके लोगों को किडनैप करते हैं, किडनैपर्स होते हैं, ग्रेनेड्स फेंकते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। ऐसे लोग टेररिस्ट होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास पत्थर हैं या ईंटें हैं, वो टेररिस्ट नहीं होते, वो प्रोटेस्टर्स ही होते हैं। इसके अलावा जो एक चौथा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये एक फॉरेन एजेंट हैं, ठीक है, इनको फॉरेन फंडिंग आती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे तो फंडिंग मिलती है, ये लीगल होता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को टेररिस्ट, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनको फंडिंग मिलती है तो ये एक टेररिस्ट जमात है। साथ में इनके घर से सोना निकला है, तो इनके घर से, बल्कि एक जगह पे तो ये तक कह दिया गया जी, एक ऐसा एरिया था TLP के मतलब साद रिजवी के घर के पास जहां पर पुलिस नहीं जा सकती थी, नो गो एरिया था वहां पर, ठीक है। अब ये सेम नैरेटिव ये PTI के खिलाफ भी बिल्ड करते रहे। इमरान खान की जो वाइफ के उनके खिलाफ ये बनाते थे कि जी वहां पर रेड जोन एरिया था, वहां पर कोई जा नहीं सकता था, वहां पर सिरी पाए मिल रहे थे, वहां पर काला जादू, और ये चीजें नैरेटिव, ये PMLN का पुरानी गेम है। ये इसी तरह से नैरेटिव पहले भी बिल्ड करते रहे हैं और आज भी ये इसी तरह से नैरेटिव यहाँ पर भी बिल्ड कर रहे थे। मैंने एक TLP के एक्सपोर्टर्स से मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो साद रिजवी के घर से तो सोना निकला है, पता नहीं क्या क्या निकला है। तो वो आगे से मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, शुक्र जी साद रिजवी के घर का दरवाजा छोटा है, वरना इन लोगों ने तो वहां से तोपें और मिसाइल और शायद मिसाइल भी शायद वहीं से निकलना था। तो ये जो एक नैरेटिव पीछे कई टाइम से TLP के ऊपर बिल्ड किया गया और आज के टाइम पूरी तरह से उस पार्टी के ऊपर एक बैन तक लगा दिया गया है, और फेड जो कैबिनेट थे उसने तो पूरी तरह से इसके ऊपर बैन अभी तक लगा चुके हैं। वैसे इस पार्टी के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, जो चीजें हुई, उसके बाद जो PTI है उन्होंने पूरी तरह से इस पार्टी को सपोर्ट, इनके लिए एक प्रोटेस्ट तक जुमे के रोज किया था। उसके अलावा जो लाहौर की बार एसोसिएशन थी, उन्होंने भी ये कहा